हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन में चैप्टर 4 प्राइम्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम जानेंगे। उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे 4.3 के अंदर वो तमाम चीज़ें वीडियो का पार्ट रहेंगी। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी, आखिर तक जुड़े रहना ताकि आप तमाम चीज़ों को आसानी के साथ समझ सकें। तो रिलेटेड तमाम टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर आकर वो तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको हर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आपको आसानी के साथ सीखने को मिलती रहे। तो रोइजन की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 4 में 4.3 प्राइम्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। डेफिनेशन से सबसे पहले समझें तो फ्रॉम द कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल आप मैथ्स के बेसिक डेफिनेशन पे जहाँ आप इंटीजर, फ्लोट और इस तरह के डेटा टाइप समझते हैं, इसी तरह से आप प्राइम्स के हवाले से भी जान रहे होते हैं। तो प्राइम एक ऐसे नंबर को कहा जाता है जो बाय इटसेल्फ उसका फैक्टर सिर्फ 1 और वही नंबर हो जिसका प्राइम हम मालूम करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 वो नंबर है जो 1 और 3 बाय इटसेल्फ से सही डिवाइड हो सकता है। 5 वो नंबर है जो 1 से ही डिवाइड होगा और 5 से होगा। इसके अलावा और कोई नंबर उस 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, विच मीन दैट इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर। बट बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट क्या डेफिनेशन कहती है कि एन इंटीजर p इज ग्रेटर देन 1, यानी एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 है इज कॉल्ड अ प्राइम इफ द ओनली पॉजिटिव फैक्टर ऑफ p आर 1 एंड p इटसेल्फ। ठीक है, यानी एक से बड़ी वैल्यूज कोई भी हो लेकिन जो उसी वक्त वो प्राइम होगा ओनली पॉसिबल जब उसके फैक्टर जो है वो p का 1 हो और p बाय इटसेल्फ हो। अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट अ प्राइम, सो इट्स कॉल्ड अ कंपोजिट। यानी अगर वो प्राइम नहीं है तो हम उसे कंपोजिट कहेंगे। रिमार्क्स द इंटीजर n इज अ कंपोजिट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिट एन इंटीजर such that a belongs to n or a divide by n where a is greater than 1 and less than n। तो ये जो साइन है वो डिवीजन का साइन होता है। ठीक है, a डिवाइड n भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये रिमार्क्स में बताया जा रहा है कि अगर वो कंपोजिट है तो वो इस कंडीशन को हमेशा फॉलो कर रहा होगा। सो द इंटीजर 7 इज अ प्राइम बिकॉज अगर मैं फैक्टर की बात करूं 7 की तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा वो किसी नंबर से नहीं होगा, तो वी कैन से दैट कि 7 एक प्राइम है। जबकि 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नहीं है। सो द प्राइम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर as a fundamental theorem of the arithmetic shows. So the arithmetic or the fundamental theorem of the arithmetic shows every integer greater than 1 can be written uniquely as a prime or as a product of 2 or more primes where the prime factor are written in order of non-decreasing size. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई गई है थ्योरम पे कि जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन अगर 1 है तो मैं उसे प्राइम के यूनिकली प्राइम्स के फॉर्म पर लिख सकता हूं या प्रोडक्ट ऑफ 2 या मोर देन प्राइम्स उसको लिख सकता हूं। ठीक है, और जो उसके ऑर्डर्स होंगे वो नॉन डिक्रीजिंग साइज में होंगे। कैसे देखें, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 100, 461, 199 एंड 1024। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद ये है कि इन नंबर्स को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे जो प्राइम नंबर्स में हो। ठीक है, प्राइम की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो 100, अगर मैं 100 को इस तरह से फैक्टर बनाऊं 2.2.5.5, इसका मतलब ये हुआ कि हम एलसीएम ले रहे हैं 100 का। पहले हमने इसको डिवाइड किया 2 से, जो नंबर्स बचे फिर उसको दोबारा 2 से डिवाइड किया, फिर जो नंबर बचा उसे हमने 5 से किया और फिर 5 से किया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हम इस फैक्टर के फॉर्म को इस तरह से लिख रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ 20 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 500 के बराबर हो गया। तो अब इसी नंबर्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 की पावर 5, डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 100। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो बाय इटसेल्फ ही प्राइम हो गए। यहाँ पर 100 प्राइम नहीं था लेकिन प्राइम फैक्टर पे मैंने उसे लिख लिया। लेकिन कुछ जब नंबर हमें डायरेक्टली इनपुट में प्राइम मिलेंगे तो उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 461 कॉमा और मैं साथ ही साथ यहाँ 1 लिख सकता हूँ। 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही, क्योंकि जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। फिर इसी तरह से 999 मौजूद है। इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 3, 3, 3 एंड 37। तो 3 की पावर 37 डॉट 3 की 37 ओनली, यानी इसकी पावर 1 होगी। यहाँ पर 1024 एक नंबर था, इसके तमाम फैक्टर्स यहाँ पे लिखे 2 की पावर 10 पर आ गई। तो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स को समझा और प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हुए किसी भी इंटीजर वैल्यूज़ के फैक्टर्स को किस तरह से मोर देन 2 या मोर प्राइम्स में लिखा जा सकता है वो हमने यहाँ पर देखी।
अच्छा जी, उसके बाद ट्रायल डिवीजन है। इफ़ n इज़ अ कंपोजिट इंटीजर, अगर हमारे पास एक n कंपोजिट इंटीजर है, कंपोजिट इंटीजर का मतलब ये जो प्राइम ना हो, देन n हैज़ अ प्राइम डिवाइजर, यानी हमारे पास एक n होगा जो प्राइम डिवाइजर होगा लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ n। ठीक है, वो प्राइम डिवाइजर होगा या तो वो लेस होगा या इक्वल होगा रूट ऑफ n के। ये ट्रायल डिवीजन क्या कह रही है, इस चीज़ को हम समझते हैं। हम एग्जांपल देख रहे हैं, शो दैट 101 इज अ प्राइम। हमें ये शो करना है इसी ट्रायल के जरिए से कि 101 नंबर जो है वो ट्रायल है, आई मीन प्राइम है या नहीं। सो द ओनली प्राइम्स नॉट एक्सीडिंग, यानी अगर कोई प्राइम है तो वो इस नंबर को एक्सीड नहीं करेगा 101 को। अगर मैं 101 को 2 से डिवाइड करूँ, 3 से करूँ, 5 से करूँ और 7 से करूँ तो ये डिवाइजेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, सो बिकॉज 101 इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, जब ये इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्राइम है। अब ये नंबर्स खुद क्या है, अगर आप देखो 2 खुद भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। जब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 101 फैक्टर फॉर्म पर, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी इसके प्राइम फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। जो चीज़ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी थी, जब ये फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो हमने यहीं पर देख लिया कि ये बाय इटसेल्फ भी खुद क्या हुआ, प्राइम हुआ। राइट, इसी तरह से फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7007। ठीक है, इसके तमाम स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आसानी से अगर मैं इस स्टेप्स को फॉलो करूँ या बताऊँ तो हम लास्ट वाले इस स्टेप को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो 707 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन पे ब्रेक करना है, इसका मतलब है प्राइम नंबर के फॉर्म पर फैक्टर बनाना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि हमने 7.7.11.13, इसका मतलब ये हुआ कि 7007 को पहले आप 7 से डिवाइड करो, फिर 7 से करो, फिर 11 से करो, फिर 13 से, तो इस बेस पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 की पावर 2.11.13, तो इस पे भी हम पावर 1 लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा इसी नंबर के। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस नंबर की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। राइट, आगे चलते हैं। तो प्राइम्स नंबर्स को जब हम पढ़ते हैं और उसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो प्रीवियसली एरा के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनाई, इसकी कंटिन्यूटी जानने के लिए कि ये कितने नंबर्स तक फाइंड किए जा सकते हैं, और उसमें काफ़ी गैप मौजूद है। और अभी हम देखेंगे भी स्लाइड्स पे कि प्राइम नंबर्स में कहाँ कहाँ गैप्स है, और जब हम आगे जाएंगे तो उसकी एप्लीकेशन भी देख रहे होंगे। तो प्रीवियस साइंटिस्ट के कुछ नाम्स पर प्राइम के नंबर मौजूद हैं, जैसे सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने एक मेथड इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, जिसके बेस पर हम ग्रुप ऑफ दी नंबर्स रेंज के अंदर प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्या है ये? नोट दैट द कंपोजिट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100 मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर नॉट एक्सीडिंग 10। यानी अगर हमारे पास कुछ इंटीजर सेट हैं कंपोजिट के जो 100 से ज़्यादा ना हो तो उसका प्राइम जो फैक्टर्स होगा वो भी 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। कैसे? बिकॉज द ओनली प्राइम लेस देन 10 आर 2, 3, 5 एंड 7। द प्राइम्स नॉट एक्सीडिंग 100 आर these 4 primes and these and those positive integer greater than 1 and not exceeding 100 that are divisible by 2, 3, 5 and 7। यानी इस मेथड के मुताबिक अगर हमारे कुछ कंपोजिट नंबर्स दिए जाएं फ्रॉम 1 to 100 तो हम लेस देन 10 के अंदर आने वाले जितने प्राइम्स हैं उनके जरिए से हर एक नंबर को टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो प्राइम है या फिर नहीं। तो द सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस ने यही बताया कि इज यूज्ड टू फाइंड all primes not exceeding the specified positive integer. For instance, the following procedure is used to find the primes not exceeding 100। यानी उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रेंज पता चल जाए कि कितने नंबर्स ऑफ सेट मौजूद हैं तो हम बेस्ड ऑन द डोमेन हम ये बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 10 की ली गई है कि लेस देन 10 जितने भी प्राइम हैं उनके जरिए से चेक करें। जब रेंज आप बढ़ाते जाएंगे तो नंबर्स के रेंज भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास नॉट एक्सीडिंग 100 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स होंगे और उन नंबर्स में हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं इस मेथड के जरिए से कि उनमें से प्राइम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेबल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही आसान सी है। अभी हम इसे समझते हैं। मैंने जूम कर लिया। तो सबसे पहले जो है ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर डिवाइजेबल बाय 2 अदर देन 2 रिसीव एंड अंडरलाइन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 100 तक के तमाम नंबर हैं। हमने सबसे पहले ये देखा जो फर्स्ट प्राइम था, यानी 1 से 10 के अंदर जो फर्स्ट प्राइम है वो क्या है? 2 है। तो 1 से लेकर 100 तक में जितने वो नंबर जो 2 से डिवाइजेबल हैं हमने उसे अंडरलाइन कर दिया। जैसे 4 है, 6 है, 10 है, ठीक है, 20, 40, 30 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर 2 से डिवाइजेबल है, अंडरलाइन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सेकंड प्राइम 1 से 10 के अंदर क्या आता है? 3। इंटीजर डिवाइजेबल बाय 3 अदर देन 3 रिसीव एंड अंडरलाइन। अच्छा,
अदर देन का मतलब ये है कि फर्स्ट 2 को नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि 1 से 10 के अंदर मौजूद था। 1 से 10 के बाहर जितने 2 से डिवाइजेबल थे वो सारे अंडरलाइन किए गए। यहाँ पर 3 पे भी ऐसा ही हो रहा है, फर्स्ट वाले 3 को छोड़ के जितने भी 3s आ रहे थे उनको कर दिया। डबल लाइन से मुराद ये है कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप पर हम क्या करेंगे, थर्ड प्राइम नंबर लेंगे 5 जो 10 के अंदर आता है, उसको हमने डिवाइड किया और फर्स्ट प्राइम को छोड़ दिया जो 5 है। जितने डिवाइड हो रहे थे, डबल लाइन का मतलब है दोनों से हो रहे हैं, 3 लाइन्स का मतलब है तीनों से हो रहे हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अंडर 10 इज 7। तो 7th फर्स्ट 7 को छोड़कर हमने तमाम 7 को अंडरलाइन कर लिया जो डिवाइजेबल है। अब जितने नंबर्स बचे हैं एक्चुअल वो 1 से 100 के दरमियान जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं वो सारे प्राइम्स हैं। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 19, 29, 17, 37, 47, 67 एंड सो ऑन। सो दैट इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल कि स्टीव ऑफ एस्ट्रोनॉमिस्ट ने किस तरह से ये अप्रोच बताई कि आप किसी भी डोमेन में स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहते हुए किस तरह से प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मर्सेनी प्राइम, ये एक सेकंड साइंटिस्ट है या सेकंड अप्रोच है मेथड किसी भी ग्रुप नंबर्स के दरमियान जो है प्राइम नंबर फाइंड करने की। डेफिनेशन क्या कहता है कि प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 2p-1। अच्छा, ये जो 2p है ये एक्चुअली पावर है, नॉट इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो 2 की पावर p है। सो प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 2p-1 वेयर p इज अ प्राइम आर कॉल्ड मर्सेनी प्राइम्स। यानी एक अप्रोच है कि 2 की पावर p-1 करके हम किसी भी नंबर्स के प्राइम को चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मुझे इनपुट दिया गया 22, ठीक है, जो प्राइम है, तो -1 करके मैं प्राइम्स इसमें से देख सकता हूँ। 23-1 करके हम देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, यानी जो भी इनपुट वैल्यूज होगी वो 2 की पावर p पे मैं लिखूंगा और उसे -1 करके इस तरह से टेस्ट करता जाऊंगा। ओके, तो वहाँ मैंने इमेज ऐड कर ली है ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो एग्जांपल्स में क्या है, द नंबर 2 की पावर 2 -1 इक्वल टू 3। क्यों? देखो, 2 तो हमारे प्राइम्स या मर्सेनी प्राइम्स का वो नंबर है जो एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। p वो नंबर है जिसे मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे 2 की पावर 2 का मतलब है मैं 2 प्राइम को देखना चाह रहा हूँ। तो 2 की पावर 2 -1, 4 -1, 3 प्राइम्स चेक हो गया इस तरह से। 3 को चेक करना चाह रहे हैं प्राइम्स, 5 को चेक करना चाह रहे हैं प्राइम, और इसी तरह से सो ऑन वैल्यूज आ रही है। लेकिन 2 की पावर 11-1 पर हमारे पास जो नंबर आया है वो 2047 आया है। दैट इज नॉट अ मर्सेनी प्राइम बिकॉज 2047 इज अ फैक्टर ऑफ 23.89। ठीक है, जब ये इस तरह से फैक्टर बन रहा है इसका मतलब है ये नंबर प्राइम्स नहीं है। सो देयर इज एन एफिशिएंट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग इफ 2p-1 इज अ प्राइम। ठीक है, द लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर्स आर द मर्सेनी प्राइम उसको कहा जाता है। और अभी तक बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिसर्च मिड ऑफ द वैल्यूज 2011 कह लें, 47 मर्सेनी प्राइम्स वर नोन। द लार्जेस्ट इज 243112609-1 इस बेस पर पावर जो है हम मर्सेनी प्राइम्स के जरिए से फाइंड कर चुके हैं और इट इज़ नियर 30 मिलियन डेसिमल डिजिट्स। एक बहुत बड़ी वैल्यूज आती है जिसके ज़रिए से मर्सेनी प्राइम्स के नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है या किया जा चुका है। तो इस पे अगर आप फर्दर रिसर्च देखना चाहते हैं merseny.org की इस वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को मैंने ऑलरेडी ओपन भी किया हुआ है जहाँ से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस साइट पर जाकर आप किस तरह से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो मैंने अगली टैब पर इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अगर आप इस वेबसाइट्स पर आएँ तो करंट प्रोग्रेस पे जाकर आप मर्सेनी की चीज़ें देख सकते हैं कि मर्सेनी की एक्टिव असाइनमेंट क्या है, किन किन नंबर्स पर कितने CPU को इस्तेमाल करके सारी चीज़ें की हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। कितने नंबर्स वेरीफाइड हो चुके हैं एक्सपोनेंट के, वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप फर्दर चीज़ों को भी रीड कर सकते हैं। तो प्राइम्स नंबर की हम ब्यूटी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्चुअली प्राइम्स नंबर्स के ज़रिए से हमें क्या क्या चीज़ों का पता चल रहा है और किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन की इसको फाइंड करने के लिए ईजीएस्ट वे पर देखने के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर समझना है कि प्राइम्स नंबर के ज़रिए से अभी भी कितने तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जो रिसर्च एरिया को हमारे लिए ओपन करते हैं। कॉन्जेक्चर्स, ठीक है, कॉन्जेक्चर्स क्या चीज़ है, एंड ओपन प्रॉब्लम्स अबाउट द प्राइम। A conjecture is a mathematical statement that has not yet been rigorously proved. यानी कंजेक्चर्स एक ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहा जाता है जो कम्प्लीटली अभी जो है प्रूव नहीं हो सका है। कंजेक्चर्स अराइज व्हेन वन नोटिसेस अ पैटर्न दैट होल्ड ट्रू फॉर मेनी केसेस। हाउएवर जस्ट बिकॉज ऑफ अ पैटर्न होल्ड ट्रू फॉर मेनी केसेस डजंट मीन दैट द पैटर्न विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल केसेस। यानी हम समटाइम कंजेक्चर्स में ये देखते हैं मैथमेटिकल प्रूव में कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज पर तो वो हमें प्रूव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि nth वैल्यूज पर जाकर भी वो राइट रिजल्ट
रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं, उस वक्त तक यानी उस स्टेज पर हम जाकर उसे प्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं. सो मैनी फेमस प्रॉब्लम अबाउट प्राइम्स स्टिल अवेट ultimate resolution by clever people. ठीक है, maybe you are one of them. तो numbers theory is noted for its wealth of easy to understand conjectures. The resist attacks by all but the most sophisticated techniques, or the simply resist all attacks. We present these conjectures to show that many questions that seem relatively simple remain unsettled even in our 21st centuries, and maybe you are the first one to resolve this kind of the issues in the form of the conjectures, और ये conjectures से convert होकर कुछ technically proof में आ जाए, आप ऐसा कर सकते हैं. तो different इसके problems हैं, books में दो हमारी मौजूद हैं, Goldbach conjectures and twin primes conjectures. क्या है Goldbach? The Goldbach conjectures is one of the oldest and best known unsolved problem in number theory and all of mathematics. It's stated that every even natural number greater than 2, यानी जितने भी natural number हैं जो greater than 2 हैं, is a sum of the two prime number. यानी जितने भी दो से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, दो प्राइम नंबर का सम होगा. क्या आंसर हो सकता है? देखो 32 इवन इंटीजर है, ग्रेटर देन 2 है. 3 + 29 पर मैं इसको लिख सकता हूँ. अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, अभी यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है कि दो प्राइम नंबर के एडिशन से मैं किसी भी इवन नेचुरल नंबर को लिख सकता हूँ. लेकिन इज इट ट्रू एवरी टाइम? लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी रेंज बढ़ाता रहूँगा तो किस हद तक जाने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि ये चीज़ ट्रू हो रही है. तो अभी भी हम स्टिल वेटिंग पर हैं इसे. द नेक्स्ट वन, द ट्विन प्राइम कंजक्चर्स. द ट्विन प्राइम कंजक्चर्स कंसर्न पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर विद अ डिफरेंस ऑफ 2, यानी पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैं जिनके दरमियान डिफरेंस होगा वो 2 का होगा. द नंबर 5 and 7 ट्विंस प्राइम, क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है. So there are 17 and 19. The conjectures predicts there are infinitely many such pairs among the counting numbers or integer. यानी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस हो. लेकिन ये कितने हद तक होगा, कितने नंबर्स तक ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ स्टिल अभी वेटिंग इन अ सेंस ऑफ द रिसर्च. तो प्राइम्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स के हमने कुछ रिसर्च बेस्ड वर्किंग देखी प्रीवियसली, किस किस तरह से उसे फाइंड किया गया. कंजक्चर्स क्या होते हैं और किस तरह से ओपन प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है, उस चीज़ को हमने जाना. अब हमें एक सेंस समझना है कॉन्सेप्ट जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो हमारे टॉपिक का नाम भी था, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हमें समझना है. तो हम स्कूल लेवल पर ये काम करते हुए आए, लेकिन यहाँ पर हमें जीसीडी या एलसीएम ही नहीं समझना है, बल्कि हमें उसके कॉमन फैक्टर्स को भी प्राइम पे देखना होगा. तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं जीसीडी को. तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि फाइंड करें जीसीडी ऑफ 12 and 18, इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया. तो हम स्कूल लेवल पर इसी तरह से करते थे कि जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. तो हम 12 को इस तरह से लिख सकते हैं और 18 को लिख सकते हैं. सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किन किन नंबर से 12 को डिवाइड किया जा सकता है. 1 से किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 3 से किया जा सकता है, 4 से भी किया जा सकता है. इसी तरह से हम 6 से कर सकते हैं और बाय इटसेल्फ 12 से भी किया जा सकता है. अगर मैं 18 की बात करूं, 1 से कर सकता हूं, 2 से कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं, 4 से नहीं कर सकता, 6 से कर सकता हूं बिल्कुल. और इसी तरह से 6 के बाद मैं 18 से बाय इटसेल्फ कर सकता हूं. ठीक है, तो इस तरह से हमें तमाम नंबर्स का पता चल गया कि जिन जिन जरिए से हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे कौन सी बड़ी वैल्यूज़ हैं इन दोनों के दरमियान जो कॉमन हो? ठीक है, अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो 6 आ रही है इन दोनों में. तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसीडी ऑफ दीज नंबर विल बी 6. सो व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज वन नंबर्स? तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होगा कि अब मुझे जो फैक्टर्स बनाने हैं 12 के, अभी हम देख भी चुके हैं फर्स्ट और सेकंड स्लाइड के अंदर ही, कि अब मुझे 12 को इस तरह से डिवाइड करना है, फैक्टर बनाना है कि वो प्राइम के फॉर्म पर हो. कैसे? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 2 × 2, तो ये कितने हो गए? 4. ठीक है, अब 4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या वैल्यूज मिल जाएगी? हमें 12 मिल जाएगी. ये प्राइम फैक्टर हो गया. ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टर करूं तो 2 × 3 कितने हो गए? 6. और इसी नंबर्स को मैं दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, राइट? इसी तरह से कोई और नंबर होते तो हम उसे प्राइम बेस पर क्या कर रहे होते? ब्रेक कर रहे होते. अब मैं इसकी ग्रुपिंग किस तरह से कर सकता हूं? देखो, ग्रुप करने का तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले नंबर्स को पावर वाइज लिखेंगे. तो 2 की पावर
जो कॉमनली इन दोनों में आ रही है वो 2 की पावर 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में ही जो 2 है वो 1 से इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो 3 यहाँ पर भी एक दफ़ा और यहाँ पर भी एक दफ़ा है, तो मैं 3 की पावर भी 1 ही लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एक और 1 टाइम है और यहाँ पर भी 3 एक और 1 टाइम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूँ तो 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ या मैं ना भी लिखूँ तो बात एक है। तो अब जब मैं इसका प्रोडक्ट देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 6। सो दैट इज सेड टू बी अ प्राइम फैक्टराइजेशन इन अ सेंस ऑफ द GCD। दैट्स गुड। ठीक है, सारी की चीज़ों की डेफिनेशन आगे आने वाली है, लेकिन मैं स्लाइड्स पे ये चीज़ें दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझना आसान हो हमारे लिए। ठीक है, अब हम आते हैं LCM की तरफ। ठीक है, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मुझे एक नंबर दिया जाए इस तरह से 2, इसको इग्नोर करें, 2 and 12, इसमें मुझे क्या मालूम करना है? इनका LCM मालूम करना है। तो मैं लिख देता हूँ 2 and 12। तो LCM में क्या निकालना पड़ता है? हमें मल्टीपल निकालना होता है उन नंबर्स का। तो 2 फर्स्ट है, इसका मल्टीपल करूँ तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 6, 8, 10, 12, इस तरह से रेंज वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। 12 का मल्टीपल निकालता जाऊँ तो मैं 12, 24 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ चलती जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यूज़ इसमें कौन सी है जो दोनों में मैच कर रही हो? ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यूज़ जो दोनों में लीस्ट है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, वो 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल LCM फॉर्म पे इनकी जो वैल्यूज़ आ रही है वो 12 आ रही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पर इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम देखें अगर, तो मैं 2 लिखूँगा और 12 लिखूँगा। ठीक है, तो सिंपली 2 तो खुद ही एक प्राइम है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 12 को किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है? देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 4, और दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो कितनी वैल्यूज? ये भी 2 की पावर 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 12 के बराबर आ गया। अब मुझे यहाँ पर जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट निकाल रहा हूँ तो मुझे कॉमन नहीं देखना होगा, बल्कि मुझे मैक्सिमम काउंट देखना होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक 2 है और ये एक 2 है, तो इनमें से मैक्सिमम काउंट कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी एक दफ़ा है, यहाँ पर भी एक दफ़ा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जब मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन में मैक्सिमम काउंट कितना हो गया? 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम काउंट लिख दिया। अगर आप इस तरह से भी देख लें तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 है और यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम काउंट क्या हो गया? 2। तो 2 की पावर 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर एक भी नहीं है और यहाँ पर एक है, तो मैक्सिमम काउंट क्या हो गया? 1। क्या बन गया भाई? टोटल 12। तो ये तरीका है GCD सिंपल निकालने का, फिर GCD प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर LCM सिंपलेस्ट तरीके से निकालने का, और प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से उसे सॉल्व करने का। अब आते हैं हम स्लाइड्स पे बेसिक डेफिनेशन बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट मैथ समझते हैं। सो लेट GCD, let A and B the integer, not both 0, 2 इंटीजर है हमारे पास A and B, the largest integer D such that D divisible by A and also D divisible by B, यानी A और B जो इंटीजर हैं हमारे पास, एक लार्जेस्ट इंटीजर D होगा जो A को भी डिवाइड कर रहा होगा और B को भी कर रहा होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यही हमने देखा ना भाई, 2 बड़े नंबर्स थे हमारे पास ऐसे जो दोनों को डिवाइड कर पा रहे थे। A B, the greatest common divisor A and B is denoted by in this sense, यानी GCD A, B हम लिख रहे होते हैं। फिर उसकी एग्जांपल दी गई है, कॉमन डिवाइजर में 24 एंड 36 निकालना है। तो 24 और 36 में वैल्यूज़ क्या आ रही है? 12। कैसे आ रही है? हम नंबर्स देखेंगे 24 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं और 12 को। मैक्सिमम वैल्यू 12 ही है जो दोनों को डिवाइड कर पा रही है। यही सेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, सेकंड पे 17 एंड 22 है। 17 एंड 22 को हम इसलिए यहाँ पर डिवाइड नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनमें से एक नंबर प्राइम है। जब पेयर वाइज 2 नंबर्स लिखे जाते हैं और एक प्राइम आ जाए तो हम इसे रिलेटिवली प्राइम कह रहे होते हैं। रिलेटिवली प्राइम ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका GCD जो है वो 1 आ रहा हो। क्यों? क्योंकि आप जब इसे फैक्टर्स के फॉर्म पे करेंगे तो 17 का क्या फैक्टर आएगा? 1 एंड 17। ठीक है, और 22 का करेंगे तो 17 इसमें नहीं आ रहा होगा, तो 1 ही वो नंबर होगा जो दोनों में मैच कर रहा होगा। यही वजह है कि वो यहाँ पर मैच किया गया है। दैट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमने वो एग्जाम्पल कर लिया। अब हमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझना हमारे लिए आसान हो गया। नेक्स्ट वन, द इंटीजर A एंड B आर द रिलेटिवली प्राइम इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। ये मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जब GCD उसकी वैल्यू 1 आ रही होती है तो उसे हम A और B को रिलेटिवली प्राइम कह रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 17 एंड 22 की है, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी GCD में? वो 1 आएगी। ठीक है,
Definition: the integer a1, a2 till an are pairwise relatively prime. Pairwise का मतलब है कि जब हम दोनों को मिलाकर लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर 17 एंड 12 लिखा गया था, उसको हम पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम उस वक्त कहेंगे जब उसकी जो प्राइम वैल्यूज़ है जीसीडी वैल्यू है वो 1 आ रही हो और वो इस कंडीशन को फॉलो करे, विच मीन आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n, और ये i और j दोनों से फॉलो कर रही होगी. Determine whether the integer 10, 17 and 21 are pairwise relatively prime. हमें ये देखना है कि ये दोनों pairwise इंटीजर्स प्राइम है या नहीं. वेरी सिंपल, हमें एक नंबर देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेयरवाइज है या नहीं. कैसे? देखो, अगर मैं 10 को 17 के साथ लिखूँ एक पेयर, 17 को 21 के साथ लिखूँ एक पेयर और फिर 21 को 10 के साथ लिखूँ एक पेयर. हमने फर्स्ट पेयर किया 17 1, इसका जीसीडी आ गई 1. 10 को 21 के साथ किया तो भी 1, 17 को 21 के साथ किया तो भी 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि 10, 17 एंड 21 आर द रिलेटिवली प्राइम्स. अगर आप इसको एग्जाम्पल में इस सेंस पर लेकर आ जाएं तो ये चीज़ प्रूव भी हो जाएगी. ठीक है, आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों में मैच हो रहे हो. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन वेदर द इंटीजर 10, 19 एंड 25 आर द पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम. ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं लिख रहा है. क्यों? क्योंकि अगर आप 10 और 24 को देखो तो ये दोनों प्राइम नहीं है. ठीक है, दोनों कंपोजिट नंबर है. तो यही वजह है कि यहीं पर हमें समझ में आ गया कि ये नहीं बन रहा होगा, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है. क्योंकि इसका नंबर 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है. तो यही चीज़ यहाँ पर बता दी गई. दैट्स ग्रेट. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को भी देख चुके हैं, यानी हम इस तरह से अपने नंबर्स को ब्रेक करते हैं कि वो प्राइम के बेस पर ब्रेक हो रहा है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन को ए और बी सेंस में किस तरह से शो किया गया है. हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन को नंबर्स को दिखाने के लिए हमारे पास एक इनपुट वैल्यू ए है. तो P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 एंड सो ऑन. इसका मतलब है कि फर्स्ट प्राइम नंबर उसकी पावर, सेकंड प्राइम नंबर उसकी पावर, एंड टिल द वैल्यूज ऑफ n प्राइम नंबर. कैसे? जैसे हमने देखा था कि 2 की पावर 3.5 की पावर 1. ठीक है, इसी तरह से 3 की पावर 1. तो ये वही सेंस है क्योंकि ये प्राइम है और ये इनकी पावर है जिसको a से इंडिकेट किया जा रहा है. तो वेयर ईच एक्सपोनेंट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड वेयर ऑल द प्राइम्स occur in either prime factorization are including in both, then the GCD of AB is P1 minimum value, P2 मिनिमम वैल्यू एंड P3 या Pn मिनिमम. क्यों? क्योंकि जितनी वैल्यूज आ रही होती हैं उनमें से हम मिनिमम ले रहे होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में ये बात हमें समझ में आएगी कि मिनिमम से क्या मुराद है. देखो, एग्जाम्पल में दो नंबर्स हैं हमारे पास 120 एंड 500. इसका मुझे क्या मालूम करना है? प्राइम. तो 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन में किया गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 टाइम 3 डॉट फिर 3 फिर 5. ये जो रिजल्ट होगा वो बराबर हो गया 120 के. फिर 500 2 की पावर 2 फिर 5 3 टाइम मल्टीप्लाई किया. अब देखो 2 यहाँ पर कितने टाइम है? अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 है. इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ? 3 या 2? 2 हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनमें से जब काउंट लूंगा तो मैं 2 की पावर 2 ले लूंगा. ठीक है, 3 यहाँ पर 1 टाइम 3 है, यहाँ पर एक भी नहीं है तो 1 और 0 लिखूंगा. तो मिनिमम कौन सी वैल्यू है? 30 लिख लिया. यहाँ पर 5 1 टाइम है और यहाँ 3 टाइम है 1. इनमें से मिनिमम कौन सा है? 5 1 लिख दिया. देखो 2 की पावर 2 ये हो गया 4 0 1 5 1 किसके बराबर हो गया? 20 के. दैट इज अ proper and basic definition of prime factorization by using this approach. So finding GCD of two positive integers using their prime factorization is not efficient because there is no efficient algorithm to finding the prime factorization of the positive integer. So that's why we use this approach to find the prime factorization. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जीसीडी के लिए किया, हम इसी तरह LCM के लिए भी करेंगे. सो the least common multiple of the positive integer a and b is the smallest positive integer that is divisible by both and b. It is denoted by LCM ab. यही चीज़ हमने देखी. एग्जाम्पल में डायरेक्ट चलते हैं, डेफिनेशन हम देख चुके हैं. LCM हमें मालूम करना है 2 3 5 क्योंकि यही चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. देखो 2 3 3 एंड 5 2 3 एंड 3 एंड 5. अब यहाँ पर हम मैक्सिमम को लेंगे. अगर मैं इसी एग्जाम्पल में कर लूँ यहीं पर तो उस एग्जाम्पल को समझने में हमें परेशानी नहीं होगी. देखो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम लूँ तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा. यहाँ से मैक्सिमम लूँ तो 3 की पावर 1 और यहाँ से मैक्सिमम लूँ तो 5 की पावर 3. तो इनका जो रिजल्ट होगा वही एक्चुअल क्या होगा? LCM होगा. ठीक है, मैं इसे कट कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो समझने में. अब हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनपुट में
उनको यहाँ पे फैक्टर फॉर्म पे लिखा गया, और फैक्टर फॉर्म पे लिखने के बाद यहाँ पे 3 और यहाँ 4 है, यहाँ 5 और 3 है, यहाँ 2 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ मैंने ले ली। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करें, जो भी वैल्यूज़ आ रही होगी x, एक्चुअली दैट विल बी द prime factorization result by using LCM approach. The greatest common divisor and the least common multiple of two integers are related by let a and b be the positive integer. ठीक है, यानी आप जब दोनों चीज़ों को देख रहे हो तो a b बराबर होगा GCD डॉट LCM, यानी जो भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही होगी a b को अगर मैं सेट कहूँ तो x वैल्यू एंड डॉट y, इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट होगा वही हमारे a b की वैल्यू होगी, राइट। तो इस तरह से हमने GCD LCM के कॉन्सेप्ट को समझा, फाइंडिंग, और इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हमने चीज़ें देखी। अब एक प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ बढ़ती हैं तो वहाँ पर हम एक सिंपल तरीके से इस अप्रोच को यूज़ नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि यहाँ पर कोई हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम नहीं है जो इस प्रॉब्लम को प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करके दे या हमें वैल्यूज़ निकाल कर दे। तो इस अप्रोच को किसी हद तक सॉल्व करने के लिए GCD में हमारे पास एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम आता है जो हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। सो द कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर इज डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द इंटीजर इज inefficient. The reason is that it is a time consuming to find prime factorization. We will give a more efficient method to finding the greatest common divisor called the Euclidean algorithm. So that's name of the algorithm. This algorithm has been known since ancient time. It is named as after the ancient Greek mathematician Euclid, और इसी के बेस पर जो है इस एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया गया। अब सबसे पहले तो इसके एल्गोरिथम को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी करेंगे, बात हमें समझ में आ जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग, हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर का नाम को देखा GCD। इसमें दो वेरिएबल हैं a और b जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इनिशियली x को मैंने a के बराबर और y को b के बराबर रखा। अगर y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, वाइल कंडीशन पे हमने लगाया, तो हम r वेरिएबल के अंदर x मॉड ऑफ y सेव करेंगे, ठीक है, और x को y के बराबर कर लेंगे, यानी a और b दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो भी r की वैल्यू होगी मैं उसे किस में सेव कर दूंगा, y में, और y में जब रिप्लेस होगी तो ऊपर वाली वैल्यूज बार बार ये रिप्लेस होती रहेगी, और जो लास्ट में हमारे पास x आएगा ना, एक्चुअली वही GCD होगा। तो ये स्टेप आपके n नंबर टाइम चलेगा यहाँ पर, ये जो स्टेप है वो n टाइम चलेगा, जितनी बड़ी वैल्यूज होगी उस बेस पर, और x वो GCD हमें निकाल कर देगा जो हमें चाहिए होगा। लेकिन यूक्लिडियन एल्गोरिथम को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास वैल्यूज़ जो बड़ी हो, जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से तलाश ना कर पा रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ हमें यूज़फुल देती है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि GCD हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के ज़रिए से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास नंबर है 91 एंड 287, और इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल भी है जो आगे स्लाइड पे भी सॉल्व है, लेकिन मैं पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं Q, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा R1, उसके बाद मैंने लिखा R2, और उसके बाद मैंने लिखा सिंपल R जो कि रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा। दो नंबर्स हैं 91 एंड 287, जो बड़ी वैल्यूज़ है वो आप R1 में लिखोगे और जो छोटी है 91 R2 में। अगर दोनों सेम है तो आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो R जो है वो रिमाइंडर, जबकि Q कोशेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, और यही चीज़ हमने इस लाइन पे देखी हुई है जब मॉड के ज़रिए से हम R के अंदर सेव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हमें सबसे पहले 91 को डिवाइड करना है 287 के लिए। तो मैं डायरेक्टली कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं 91 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 287 से सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें रिमाइंडर की वैल्यूज़ जो मिलेगी वो 14 मिलेगी, ठीक है। कैसे? अगर मैं 91 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो ये वैल्यूज़ आ रही है 273, तो 273 माइनस 287 14 आएगी, ठीक है। वो मैंने रिमाइंडर में लिख दिया और जितने दफ़ा मल्टीप्लाई किया था वो क्वेश्चन में लिख दिया। अब हम वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, यानी R2 को इधर लाएंगे और R1 को इस तरफ लाएंगे, तो ये हो गया 91, ये हो गया 14, ठीक है। अब मुझे 14 को 91 के लिए सॉल्व करना है, तो मैं 14 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 6 से तो ये 84 आ रहा है, ठीक है। और फिर मैं 84 को 91 से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यूज आ जाएगी 7। अब इसे मूव करूंगा, इसे इस तरफ और इसे इस तरफ, तो ये हो गया 14, ये हो गया 7, तो 7 2 ज़ा 14, 14 हुआ तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। फिर ये 7 को इधर लेके जाऊंगा और ये 0 इस तरफ आ जाएगा। जिस लाइन पर R2 की वैल्यू 0 होगी उसके साथ जो R1 है एक्चुअली वही हमारा क्या होगा, GCD होगा। तो दैट इज अ अप्रोच ऑफ द यूक्लिडियन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन दिस एल्गोरिथम, ठीक है, जो प्रोसीजर हमें दिया गया था। अब सेम टेक्निक को हम यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए से GCD फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मुझे फाइंड करके आप बताएं ज़रूर कमेंट्स में, ठीक है। अब
हमारे पास ये तो अप्रोच एक सिंपलेस्ट तरीका था जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताया भी, लेकिन जब आप बुक पे देखते हैं तो ये अप्रोच थोड़ी सी मुश्किल तरीके से लिखी हुई वो मिल रही होती है। हम उस चीज़ को भी यहाँ पर देख लेंगे, ताकि एक्चुअली होती वो यही है लेकिन वो लाइन टू लाइन लिखी हुई होती है, ठीक है, उसे हम समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जीसीडी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी आप जीसीडी को लीनियर फॉर्म पे, कॉम्बिनेशन फॉर्म पे कैसे लिख रहे होते हैं। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी विल यूज थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस सेशन इन इज दैट द greatest common divisor of the two integer a and b can be expressed in this form। यानी थ्रू आउट आने वाले अगले टॉपिक्स के अंदर हम देखेंगे कि जीसीडी को हम a और b इंटीजर्स के फॉर्म पर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी s ऑफ a प्लस t ऑफ b। इसे हम बिजॉर्ट फॉर्म कह रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, a और b या s और t इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है, वेयर s एंड t आर द इंटीजर्स। s और t जो है हमारे पास वो इंटीजर्स हैं। In other words, GCD of AB can be expressed as a linear combination with integer coefficient of A and B। यानी ये S और ये T कोफिशेंट है हमारे A और B के, जो इनपुट में लिया गया। कैसे? अगर मैं कहूँ कि GCD निकालें 6 and 14 का, तो इसका आ रहा है हमारे पास आंसर 2। तो इसमें एज अ कोफिशेंट में क्या लिख सकता हूँ, देखो -2, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ अलग लाइन पे, -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 40। कैसे? देखो ये तो हो गया हमारे पास a और b की वैल्यू, और इसके साथ ये जो इंटीजर है -2 और 1, ये हमारा बिजॉर्ट कोफिशिएंट है। कैसे? जब मैं इसको वो करूंगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14। रिजल्ट क्या आ गया एट लास्ट हमारे पास 2, और यही चीज मैच हो रही है। तो इस तरह से इस सेंस को यानी हम कह रहे होते हैं बिजॉर्ट फॉर्म। तो इसी चीज को आगे बताया जा रहा है कि बिजॉर्ट थ्योरम, इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट s और t सच दैट GCD AB इक्वल टू s ऑफ a प्लस t ऑफ b। So if a and b are positive integer, then integer st such that GCD AB equal to sa plus tb are called Bizzard coefficient of a and b। अब फ्रेंच मैथमेटिशियंस 18th सेंचुरीज में इन्होंने काम किया, तो बिजॉर्ड आइडेंटिटीज भी इसे कहा जा रहा होता है, जिसे हम इस तरह से लिख रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके जीसीडी की, और हम इसे आगे इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे, ठीक है। सो ये एग्जांपल है जीसीडी की लीनियर कॉम्बिनेशन पर, जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम पे अभी हमने करके भी देखा, और ये जो 252 और 198 है वो एक एग्जाम्पल है। होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दी हुई है। अगर आप इसको देखें तो एक्चुअली ये वही चीज़ें हो रही हैं बगौर देखो। बड़ा नंबर इसमें अगर आप देखें तो 252 है, ठीक है, 252 हमने यहाँ पे रखा, 198। अब 198 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यूज इससे बड़ी हो जाएगी, तो मैं 1 से कर रहा हूँ, मैंने 1 से किया। जो वैल्यूज आई इससे मैंने सब्ट्रैक्ट, यानी 198 को जब 252 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या बच जाएगी, 54। अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, R1 की जगह पर, और जो बाकी वैल्यूज है वो 2 की जगह चले जाएगी। देखो 54 यहाँ पर आ गया। अब 54 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 198 से लिए, तो वो ऐसा नंबर आया जिससे रिमाइंडर की वैल्यू 36 बच रही है, एंड सो ऑन, ये वैल्यूज चलती जा रही है। नाउ इस स्टेप पर आने के बाद 4 स्टेप पर, नाउ वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम 3 to 1, अब ये 4 जो अलग अलग इक्वेशंस बनाई गई हैं स्टेप्स पर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म पर, अब मैं बैकवर्ड अगर जाऊं तो 18 इक्वल टू 54 माइनस 136, इस वाले लाइन को, ठीक है, 3 को और इस 1 को, इन दोनों को यूज किया गया। बगौर देखें, अगर ये 54 इस तरफ 1.36 पॉजिटिव का है तो उस तरफ जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा 54 के साइड, यानी ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर है 36 वाले लाइन पे, यानी फर्स्ट लाइन पे भी यही किया गया, इसको नेगेटिव में लिख दिया गया। अब सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है सेकंड इक्वेशन इनटू 1, यानी सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो वो सेंस वैल्यूज इस तरह से कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग 54 इक्वल टू 252 माइनस 198 फ्रॉम 1, जब उसको कन्वर्ट किया गया तो उसकी वैल्यूज कुछ इस तरह से हो गई। अब जो हमारे पास कोफिशिएंट था ना, हमने उस तरह से उस नंबर को ब्रेक कर लिया बिजॉर्ड के फॉर्म पे। वो यही कह रहा था ना, AS प्लस TB, ठीक है, या आप आगे पीछे लिख सकते हैं SA प्लस TB लिख दें। इस सेंस के अंदर ये नंबर्स कन्वर्ट हो गए। इस स्लाइड को पॉज करें, और ऑलरेडी शेयर्ड है ये ब्लॉग पर, तो इसको आप अपने पास भी सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। सो द मेथड इलस्ट्रेटेड अबव इन द 2 पास मेथड इज फर्स्ट यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड द GCD एंड देन वर्क बैकवर्ड टू एक्सप्रेस द GCD एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी सबसे पहले हमने इस स्टेप के अंदर ये जो पार्ट है इसमें तो हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, ये
ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये स्टेप है, यहाँ से हमने जीसीडी लीनियर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता हुआ देखा, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल टू इंटीजर। अब वन पास मेथड, ये टू पास मेथड है। अगर मैं वन पास मेथड की बात करूं तो अब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या है, जिसके जरिए से हम देखेंगे कि इनवर्स कितने आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई, लेकिन हमने एक एक स्टेप्स को यहाँ पर समझने की मुमकिन कोशिश की कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड मल्टीपल क्या चीज़ है। इसी तरह से हमने बिसॉर्ट की चीज़ें देखी, जीसीडी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन देखा। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम बात करेंगे फिर कि डिवाइडिंग कॉन्ग्रेंस बाय इंटीजर्स क्या है, और उससे सब रिलेटेड जितने टॉपिक्स होंगे वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोस जो आ रही हैं उसके हवाले से आपको जानकारी मिलती रहे और मैं भी मोटिवेट रहूँ, इस तरह से आपके लिए काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।